गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं हम लोग आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को जो है वो भागीदारी लोकतंत्र में बदलने की बात कर रहा है, यानी कि जो आपका प्रशासन का जो तीसरा लेवल है, ग्राउंड लेवल, यानी नगर पंचायत या नगर पालिका या पंचायत, उसके बारे में कह रहा है कि जिससे ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र संस्थाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। वो कौन सा संविधान संशोधन था। तो जैसे ही भागीदारी लोकतंत्र हो गया, यानी कि आम लोगों का भागीदारी की बात कर रहा है, तो वो है आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन। आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है ना, शेड्यूल कह लीजिए आप, SCH। साथ ही साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243 है ना, भाग 9 का A, ये सब इंक्लूड हुआ है। और साथ ही साथ इसको हम क्या कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, वो लागू हुआ था। आगे हम बात कर लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य डैश वर्षों की आयु के सभी बच्चों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो आई होप से ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन है किस से किस एज तक जो है बच्चा को पढ़ाने के बारे में बात किया गया है सर्व शिक्षा अभियान में। 1 से 3 साल, 6 से 14 साल, 14 से 17 साल और 3 से 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्या, 7 अप्रैल को। और जब बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है, वो थीम है हेल्थ फॉर ऑल। क्या है, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है हेल्थ फॉर ऑल, ये 2023 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो याद रखिएगा, उस टाइम जो भारत की साक्षरता दर थी, ऑप्शन देख लेते हैं, 74%, 61%, 81.5% और 72%। तो आंसर क्या है, आंसर है आपका 74%। क्या है, 74%। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर देश और राजधानी की बात हो रही है। रूस का मॉस्को सही है, चीन का शंघाई नहीं होगा, कनाडा का ओटावा सही है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा सही है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। तो देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं, द इंडियन नेशन, द मिरर, द बिहार हेराल्ड, हिंदू पैट्रियट। तो पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी समाचार था द बिहार हेराल्ड। ठीक है, द बिहार हेराल्ड। अच्छा, इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका प्रकाशन हुआ था 1875 के आसपास। कब, 1875 के आसपास इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके संपादक कौन थे। तो इसके संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। कौन थे, गुरु प्रसाद सेन थे। ये ध्यान में रखिएगा, आप कहीं ना हो तो नोट कर लीजिए, है ना। बिहार का एग्जाम है, बिहार में तो कुछ भी पूछ सकता है। तो बिहार के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 4 to 5 क्वेश्चन है वो इस सेट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग, UNDP का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोग सभी को आई होप सो पता होगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर A क्या है, जिनेवा है। ऑप्शन नंबर B क्या है, वियना है। ऑप्शन नंबर C क्या है, न्यूयॉर्क है। और D क्या है, पेरिस है। तो आंसर क्या होगा, देखिए, UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है न्यूयॉर्क है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में UNDP का मुख्यालय है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो वो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी, आंसर नंबर C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत में किसकी व्याख्या की गई है। तो हम लोग को बचपन से ही पता है, या हम लोगों ने कई बार पढ़ रखा है कि बिग बैंग का सिद्धांत बेसिकली किसके लिए है, ब्रह्मांड का जो उद्भव हुआ है उसके बारे में बताया गया है। और स्पेशली जब बात कर ले बिग बैंग सिद्धांत में, तो आंसर क्या होगा, D होगा, ब्रह्मांड का उद्भव। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए, एक रिपीटेड क्वेश्चन है और आई होप सो आपको इसका जवाब बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक का राइटर है जवाहरलाल नेहरू। कौन है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो उसने अपने बेटे और बेटी को भेजा था श्रीलंका। नाम क्या है, महेंद्र और संघमित्रा। क्या नाम है, महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने मंडल हैं। तो देखिए, जब बात करें कितने मंडल है या प्रमंडल है, ठीक है, दोनों सेम है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं कमिश्नरी। तो टोटल बिहार में 9 कमिश्नरी हैं। कितने हैं, 9 मंडल या प्रमंडल हैं। ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था हमारा कि बिहार में कितने प्रखंड है। तो याद रखिएगा 534 प्रखंड है। अनुमंडल पूछ ले तो अनुमंडल 101 अनुमंडल है, याद रखिएगा, 7 नहीं है, 101 है, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या अनुमंडल है। जिला कितना है, तो 38 जिला है। तो 38 जिला है, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड है और 9 कमिश्नरी यानी कि प्रमंडल या मंडल है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्न से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। तो याद रखिएगा 243 तो आपको पता है। अच्छा, पंचायत की अवधि कितनी है, 5 साल। 5 का इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, E होता है। तो याद रखिएगा जो अवधि है उसको 243 में बताया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है, ऑप्शन में पढ़ लीजिए। राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना सही है, प्रधानमंत्री को सलाह देना नहीं है, राष्ट्रपति का सहयोग करना नहीं है, मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्ति करना नहीं है। आंसर क्या होगा, ए होगा। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब इसका अलग से चुनाव नहीं होता है। जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? वापस से बुक देख लीजिए, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, एन गोपालस्वामी, एस वाई कुरैशी, हरिशंकर ब्रह्मा और नवीन चावला। आंसर कौन होंगे? नवीन चावला ने ये बुक लिखी है, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या करती है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल योजनाओं का अनुमोदन करती है, ठीक है। जो आपका प्लानिंग कमीशन पहले बनाता था उसको ये फाइनल रूपरेखा देकर प्रपोजल करती थी कि हाँ ये सही है। तो योजनाओं का अनुमोदन करती है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है, प्रकाश पादुकोण, अख्तर अली, सोमदेव देववर्मन और विजय अमृतराज। आंसर क्या है, विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये कब किया गया है? ये 2021 का सम्मानित किया गया है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाया जाता है? तो देखिए, जब बात हम लोग लगन की करते हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि ये क्या है, विवाह के समय की बात हो रही है। किसकी? विवाह के समय की बात हो रही है जब बात करते हैं हम लोग लगनी राग की, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सुमेलित नहीं, यहाँ आपको महावीर जी के पूरे जीवन के बारे में और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ मिलेगा। जैसे महावीर जी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ है, सही बात है। महावीर जी की मृत्यु पावापुरी में हुई है, ये भी सही बात है। महावीर जी का सर्वाधिक प्रभाव जो है वैशाली में पड़ा, ये भी बात सही है। महावीर जी को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो गया में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, जो आज के डेट में राजगीर हो चुका है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। चलें आगे। बाकी महावीर जी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ है, मृत्यु पावापुरी में हुआ है और वैशाली में उनका सर्वाधिक प्रभाव था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ऑप्शन देख ले हम लोग, गौतमी शतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, हाल या सिमुक। तो आंसर है हाल ने। याद रखिएगा, हाल एक सातवाहन नरेश थे, यानी कि राजा थे, जिन्होंने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। नाम क्या है? हाल नरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो आंसर क्या होगा? अकबर के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है, ठीक है। और अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है, ध्यान रखेंगे, अकबर का मकबरा सिकंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां यूके इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसने ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? आंसर क्या होगा? आंसर है मैरी कॉम ने 5वां यूके इंडियन अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मैरी कॉम को मिला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, जब सिंध का विलय हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनब्रो। कौन थे? लॉर्ड एलनब्रो। और आपको मैं बता दूं कि 1842 से 1844 तक इनका कार्यकाल भारत में रहा गवर्नर जनरल का, ठीक है। और भारत का गवर्नर जनरल प्रथम की बात करें तो विलियम बेंटिक थे 1833 के आसपास। तब से जो भी गवर्नर जनरल आए उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ऐसे लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? तो देखिए, अलीगढ़ आंदोलन जो था उसकी शुरुआत 1875 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो चरित्र था वो था ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी, ठीक है। तो आंसर कौन सा है? 2, 3, 5 है आंसर, तो आंसर नंबर बी है इसका आंसर। चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो देखिए, आपको कह रहा है अंतिम रूप से कब वापस लिया, इसके पीछे क्या रीज़न क्या है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ दांडी मार्च से, और 1930 में ही पहला जो है वो गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ और थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था 1931 वाला, इसी में जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़ी देर के लिए विराम देकर या स्थगित करके चले गए थे इंग्लैंड। और वहाँ से आने के बाद वापस से 1931 में, क्योंकि वहाँ से कुछ उनको मिला नहीं, तो आउटपुट कुछ मिला नहीं, तो 1931 में वापस से उन्होंने स्टार्ट किया, बट ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। इसलिए फाइनली 31 जुलाई 1934 को अंतिम रूप से क्या किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। मेरी बात समझे? सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से या कांग्रेस की ओर से गांधी जी रिप्रेजेंट करने गए थे, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़ी देर के लिए रोका गया था। उसके बाद जब स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दे पाया, तो फाइनली 1934 31 जुलाई को सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया? तो देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किस भाग में है?
जब हम बात कर लें भाग 4 तो याद रखिएगा भाग 4 डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया। भाग 5 के बारे में संघ में, संघ के बारे में बताया गया। और संघ में याद रखिएगा सबसे पहला नाम ही आता है आपका राष्ट्रपति, फिर आएगा आपका उपराष्ट्रपति, फिर लोकसभा राज्यसभा है ना, फिर पीएम के बारे में डिस्कशन है, फिर जो है एमपी एमएलए के बारे में, एमपी के बारे में डिस्कशन है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कशन है, फिर लास्टली कैग के बारे में डिस्कशन है। ये सारा डिस्कशन भाग 5 में है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रावधान किस में है, भाग 5 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार के भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है, यानी कि आपसे पूछ रहा है जो इंडियन जो आपको मिलता है सिटीजनशिप वो किस तरह से समाप्त हो सकती है। पहला, आप खुद से भारतीय नागरिकता त्याग कर दें तो त्यागने से। दूसरा, पर्यावसान का मतलब होता है कि किसी और देश में आप जाकर रहने लग जाएं, वहाँ की नागरिकता लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ की खत्म हो जाएगी। और थर्ड आता है कि आप पे अगर कोई देशद्रोह का लग जाए, आरोप लग जाए, या फिर आप पागल हो जाएं तो उस स्थिति में क्या होता है, आपको भारतीय नागरिकता से वंचित किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, तीनों मेथड चलता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। यहाँ राज्य का मतलब याद रखिएगा देश के बारे में बात हो रही है, और 25 से 28 के अंतर्गत जो अधिकार मिले हैं इसको जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है किन किन आधार पे। तो लोक व्यवस्था के आधार पर रोका जा सकता है, सदाचार के आधार पर रोका जा सकता है, और स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग भी रोका जा सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। तीनों स्थिति में अगर कोई भी जो है अफेक्ट हो रहा हो तो हम लोग धार्मिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तीनों का तीनों होगा। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति पद पर यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन है। आंसर क्या होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कारण था इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी, अचानक से मृत्यु हो गई थी, है ना। ये भारत के व्यक्तिगत तौर पे तीसरे जो है वो आपके राष्ट्रपति रहे हैं। तीसरे का मतलब याद रखिएगा 2 बार तो राजेंद्र प्रसाद रहे, राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने प्रेसिडेंट, और उनके बाद ये तीसरे नंबर के। लेकिन अगर क्रम वाइज चलें तो ये 4th थे, याद रखिएगा। एक बार राजेंद्र प्रसाद, सेकंड बार भी राजेंद्र प्रसाद, थर्ड बार जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और चौथी बार डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी अकस्मात मृत्यु होने की वजह से इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। इनका कार्यकाल 1967 से 69 तक ही रहा है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपको पूछ रहा है कि कौन सा कहाँ कहाँ नहीं है। जैसे भावनगर में ज्वारीय विद्युत परियोजना है, ठीक है। कलपक्कम में जो है परमाणु शक्ति केंद्र है, ये भी सही है। कोयना में जल विद्युत परियोजना, ये भी सही है। ये आंसर होगा। कोलकाता में भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो आंसर आपसे पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो आंसर क्या होगा, सी, कोलकाता। नेक्स्ट क्या है आपका, हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शॉपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया है। बुक का नाम फिर से देख लीजिए, मोदी शॉपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया है। ऑप्शंस क्या क्या है, एस जयशंकर, अमिताभ कांत, सुरंजन दास और इंदिरा दत्त। तो आंसर क्या होगा, एस जयशंकर द्वारा ये बुक लिखा गया है। अच्छा, जब बात अमिताभ कांत की करेंगे तो इन्होंने भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक लिखा है जिसका है मेड इन इंडिया। देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा, आप बहुत ध्यान से लिख लीजिए। मेड इन इंडिया 75, आपको पता है 75वीं वर्षगांठ पूरी हुई है। 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, बुक का क्या नाम है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। इस बुक को किसने लिखा है, इस बुक को अमिताभ कांत ने लिखा है। चलें आगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वन होते हैं। तो देखिए आपको ऑप्शंस में दिया है मानसूनी, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय और टैगा वन। आंसर क्या होगा, टैगा वन है। इस तरह के वन को हम क्या कहते हैं, टैगा वन कहते हैं, जहां पर स्प्रूस, फर और पाइन के वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद के श्लोक में सावित्री से भी संबंधित है। सावित्री का अर्थ किस देवता से। याद रखिएगा ऋग्वेद में जो सावित्री हैं वो किनको बताया गया है, वो सूर्यदेव को बताया गया है। किनको बताया गया है, सूर्यदेव को बताया गया है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख याद रखिएगा चारों वेद में कहाँ है, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में भी कहाँ है, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। चलें आगे। और तीसरे मंडल में प्राणदायी देवी सावित्री से संबंधित है। तीसरे मंडल में सावित्री की चर्चा हुई है, टोटल 10 मंडल में से तीसरे में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन। अच्छा देखिए, जब बात विंबलडन की करेंगे तो याद रखिएगा ये यूके में होता है। कहाँ होता है, यूके में, यानी कि इंग्लैंड में होता है। तो विंबलडन में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो याद रखिएगा किन्होंने जीता है विंबलडन 2023 का खिताब, जो जुलाई का था, कार्लोस अलकराज। कौन, कार्लोस अलकराज। याद रखिएगा कार्लोस अलकराज हैं कहाँ के, ये स्पेन के हैं, ठीक है। और इन्होंने हराया किसको, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया। सर्बिया के खिलाड़ी कौन, नोवाक जोकोविच को कार्लोस अलकराज ने हराकर विंबलडन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापति में कौन सा जीवित बचा। तो याद रखिएगा कौरव सेनापति में कौन जीवित बचा है, ये अश्वत्थामा। कई बार चर्चा होती है कि अश्वत्थामा आज तक जीवित है ना। तो अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं हुई है महाभारत में, और ये कौरव के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडर साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया है? देखिए वापस से करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम शिव शक्ति रखा गया है। जहाँ पे वो लैंड किया है, मोदी जी ने उस जगह को किस नाम से पुकारा है? शिव शक्ति के नाम से पुकारा है। ठीक है। अच्छा, चंद्रयान 2 जो फेल कर गया हमारा, है ना, या असफल रहा, आप ऐसा कह सकते हैं, उसके लैंडिंग प्लेस का क्या नाम रखा गया था? क्योंकि असफल था तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। याद रखिएगा, चंद्रयान 2 के लैंडिंग स्पेस का नाम तिरंगा रखा गया था। क्या रखा गया था? तिरंगा। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? तो आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन है रॉलेट अधिनियम, मॉर्ले मिंटो सुधार, पीट्स इंडिया एक्ट और सामन कमीशन। तो आंसर क्या होगा? सामन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिस समय उनको उनके सर पे लाठी लगी और उनकी मृत्यु हो गई। और सामन कमीशन वापस जाओ का नारा किन्होंने दिया? लाला लाजपत राय ने दिया। चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाउल लोक नृत्य कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? यानी कि आपसे पूछ रहा है किस राज्य में जो है वो बाउल लोक नृत्य जो है वो होता है। ऑप्शन क्या है? गोवा, पश्चिम बंगाल, कश्मीर, मेघालय। देखिए इस क्वेश्चन को भी जो लोग कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं इस सेट को और फॉलो कर रहे हैं मुझे, उनको पता होगा ये आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल है। बाउल लोक नृत्य बेसिकली पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो देखिए, प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, जिनको कि हम लोग जेपी भी कहते हैं। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी मैप में कई बार बताया है, ये जो आपका वी है इसमें इस साइड वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट में जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है? कुद्रेमुख, भोर, महादेव और कोंकण। तो देखिए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका कुद्रेमुख। ये जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आई होप सो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन है देवेंद्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर और मानवेंद्रनाथ राय। आंसर क्या है? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? तो आई होप सो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग, एक मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग क्या करेंगे, इंडिया का मैप को देखेंगे और मैप को देखने के बाद आप ये क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। ठीक है, ये आपका क्या है? आज के क्लास का होमवर्क है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो आई होप सो आप लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जितनी भी संवैधानिक पोस्ट है भारत में, सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। जब हम लोग बात करें कैग की, तो आप लोग को पता होगा आर्टिकल 148 में, संविधान का भाग 5 के आर्टिकल 148 में कैग की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? 1961, 1965, 1947 और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेसिकली अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित पुरस्कार है एक, और ये कब से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ है 1961 से। कब से? 1961 से अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत हुई है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो देखिए आपको पता होगा 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? योगा दिवस मनाते हैं। और आप लोग को पता है कि उत्तर जो आपका अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी गोलार्ध है, उसमें 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। लेकिन आपको कह रहा है कि किस दिन पर, किस जगह पर जो है दिन और रात बराबर होगा। तो याद रखिएगा, उसको कहेंगे भूमध्य रेखा। इक्वेटर पे जो है वो 21 जून को दिन और रात बराबर होगा, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? जैसे इंडिया में आप लोगों ने रॉ का नाम सुना होगा, आईबी का नाम सुना होगा, सीबीआई का नाम सुना है। सिमिलरली आपको पूछ रहा है कि बॉस किस देश का गुप्तचर संगठन है? ऑप्शन क्या है? अमेरिका, जापान, दक्षिण अमेरिका, रूस। आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका का जो आपका खुफिया एजेंसी है उसका नाम है बॉस। ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ हैं। तो देखिए आपको पता होगा विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ कौन सी हैं? अरावली आंसर इसका है। क्या आंसर है? अरावली को विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियों में जाना जाता है। जब बात करें हिमालय का, तो हिमालय क्या है आपका? एक नवीन वलित पर्वत में आता है, फोल्ड माउंटेन में आता है आपका हिमालय। चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग को पता होना चाहिए। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है। क्या है? अस्ताना है कजाकिस्तान की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यागिरी का उद्घाटन किया गया? किसका? INS विंध्यागिरी का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शंस क्या क्या है? कोलकाता, चेन्नई, गोवा और मुंबई। आंसर क्या है? INS विंध्यागिरी को कोलकाता से लॉन्च किया गया है। कहाँ से? कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूप्रपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है, यानी भूप्रपटी का मतलब यहाँ क्रस्ट की बात हो रही है। क्रस्ट पे जो है सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? ऑप्शन है कार्बन, गंधक, सिलिकॉन, फास्फोरस।
आंसर क्या होगा? आंसर है आपका सिलिकॉन। देखिए आपने अर्थ के 3 लेयर को पढ़ा होगा, जिसमें पहला है सियाल, फिर सीमा और फिर नीफे। आपने सुना होगा ये वर्ड। तो ये जो सियाल है इसमें सिलिकॉन एल्युमिनियम है, सीमा में सिलिकॉन मैग्नीशियम है। तो क्रस्ट के लेयर पे आपको दिख रहा होगा सिलिकॉन है दोनों की जगह। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो क्रस्ट का लेयर है उस पर कौन सा सबसे अधातु जो है सर्वाधिक मात्रा में है, तो वो क्या है? आपका सिलिकॉन है। अच्छा, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 14 है। लिखते क्या हम लोग? ऐसा ही लिखते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, साइंस का सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? किसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है? सुपर फॉस्फेट उर्वरक का आपसे पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा कैल्शियम और ब्रैकेट में H2PO4 होल 2। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग सुपर फॉस्फेट। ठीक है, उर्वरक का मतलब फर्टिलाइजर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप, यानी आदमी जब सोया रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर कैसा होता है? रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर। तो आदमी जब सोया रहेगा उसके श्वसन दर कम रहेगा, है ना, शरीर में जो मूवमेंट है वो कम होता है, प्रेशर कम होता है। तो मतलब इन जनरल कंडीशन में जो आपका सोया हुआ है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? कम हो जाता है, कम रहता है ऑलवेज, या आप ऐसा कह लें कि नॉर्मल कंडीशन से गिर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन है क्या? केराटिन, मायोसिन, ग्लूटन और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्या? मायोसिन। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? याद रखिए, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एडिशन को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एडिशन को। तो आप देख सकते हैं 9 + 10 क्या होगा? 19 होगा, और वो क्या है? आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या है। क्लियर हो गया? जब परमाणु संख्या बोलेगा तो या तो आप इलेक्ट्रॉन ले लीजिए या न्यूट्रॉन ले लीजिए, तो 9 होता है आपका परमाणु संख्या। बट यहाँ परमाणु भार के बारे में बात कर रहे हैं, द्रव्यमान के बारे में, तो आंसर क्या होगा? 19 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए, ब्रिक्स का पहले सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, BRICS। ब्रिक्स में B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। और इंडिया ने 2021 का जो है वो मेज़बानी किया था। तो इंडिया के बाद अगला क्या आएगा? चाइना आएगा। तो चाइना ने 2022 का किया था। चाइना के बाद क्या आएगा? साउथ अफ्रीका 2023। और फिर देखिए ये ब्राज़ील आपका 2024 होगा। क्लियर? इस तरह से आप सीक्वेंस याद रखिए। 21 क्योंकि एक शुभ अंक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंडिया जो है वो 21 में मेज़बानी किया था, और यहाँ से आप आगे और पीछे जोड़कर चल सकते हैं। कंटिन्यू। तो अब आप बात कर रहे हैं, आपको पता चल गया ऐसे क्या हो गया? साउथ अफ्रीका हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें हम लोग, कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? रियो डी जेनेरियो, जोहान्सबर्ग, मुंबई और नई दिल्ली। तो आंसर क्या है आपका? जोहान्सबर्ग में जो है वो किया गया है। और जोहान्सबर्ग है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। और जो 16वां जो बैठक होगा, क्योंकि ये 15वां है, 16वां 2024 में कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। फिर 17वां कहाँ होगा? रशिया में होगा। इस तरह से रोटेशन होता है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में, याद रखिएगा समस्थानिक किसको कहते हैं? समस्थानिक उसको कहते हैं जिसमें प्रोटॉन की संख्या इक्वल रहता है और न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग रहता है, डिफरेंट रहता है। ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे पहले एक बोल रहा है कि एक तत्व का समस्थानिक में जनरली क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं समस्थानिक की बात कर रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका? मैंने अभी बताया न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, तो आपका पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, न्यूट्रॉन का संख्या डिफरेंट है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित है? तो आप ऑप्शन को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। ऑप्शन क्या है? कांच है, रेत है, जल और हीरा है। आपको पता है कि जो डायमंड है वो कार्बन का अपरूप है ना, तो आंसर क्या होगा? हीरा, जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह डैश कहलाती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वही आपसे पूछ रहा है, और आंसर क्या होगा? उसको हम लोग कहते हैं वनस्पति प्रजनन। क्या कहते हैं? वनस्पति प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, कास्टिक सोडा आई होप सो आप लोग सभी जानते होंगे। कास्टिक सोडा किसका रासायनिक नाम है? NaOH को हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। और NaOH को क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। पहला, सस्ता है, गलत है। भरने में तरल सरल है, ये भी गलत है। गर्म होने पर अधिक फैलता है, तो लोगों को लगेगा ये सही है, लेकिन ये गलत है। जो आपका पारे का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि तापमापी की दीवारों पर वो चिपकता नहीं है ना। जैसे टेम्परेचर मिला थोड़ा फैला और टेम्परेचर कम हुआ फिर से सिकुड़ के उसी जगह पे आ गया। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तभी जाकर क्लियर होगा। अब बात करते हैं पारे का। तो पारे को हम लोग Hg लिखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? 80 है। और एटॉमिक मास क्या है? 200। क्लियर? पारे का जो आपका एक मुख्य अयस्क की बारे में बात करेंगे तो वो क्या है? आपका सिनेबार है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HgS होता है। क्या होता है? HgS, जिसको सिनेबार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है, जेजुनम, डेडुनम और डैश। यानी कि छोटी आंत को 3 भाग में विभाजित करते हैं। 2 भाग का नाम दिया हुआ है, तीसरे का नाम आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है? गुर्दा, रेक्टम, कोलन और इलियम। तो याद रखिएगा, ये जो आपका छोटी आंत है ये 3 भाग में विभाजित है। क्या है? जेजुनम, डेडुनम और इलियम। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
टी मापक यानी जो टी स्केल है वो निम्न में से किसका मापन करता है, यानी किसको मेजरमेंट करता है, टी स्केल। तो याद रखिएगा टी स्केल जो है वो चक्रवातों की शक्ति को मेज़र करता है, मतलब चक्रवातों में हवा का जो फोर्स है, वेग है, उसको मेजरमेंट करता है कौन, टी स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो देखिए कार्नेलाइट ऑप्शन देख लें, जस्ता, चांदी, पारा और मैग्नीशियम। आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम का अयस्क है कौन, कार्नेलाइट। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन क्या क्या है, सोडियम, बेरियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्सियम। और आंसर क्या होगा, हरा रंग है बेरियम की वजह से। किसकी वजह से, बेरियम की वजह से। और जब बात कर लें हम लोग और दो कलर की, जैसे लाल की बात कर लें, तो याद रखिएगा लाल कलर होता है स्ट्रॉन्सियम की वजह से। किसकी वजह से, स्ट्रॉन्सियम की वजह से। और एक बात कर लें पीला कलर, तो याद रखेंगे पीला कलर किसके लिए, सोडियम के लिए। तो सोडियम के लिए पीला कलर, स्ट्रॉन्सियम के लिए लाल कलर और बेरियम के लिए हरा कलर का यूज़ करते हैं कहाँ, आतिशबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो समझिए कि इंसुलिन जो है वो कहाँ स्राव होगा, यानी इंसुलिन जो सेक्रेट होता है वो कहाँ होता है, वो अग्नाशय में होता है। तो याद रखिएगा कौन सा अंग सही ढंग से काम नहीं करेगा, अग्नाशय। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है, यानी कि वैसा जो वायरल ना हो, एक दूसरे को टच करके नहीं फैलता हो या और किसी वेव से नहीं फैलता हो, उसको हम लोग कहते हैं गैर संचारी, है ना। और यहाँ पे रोग के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे, जो हैजा है आपका, टीबी है, तपेदिक है और चेचक है, ये तीनों फैलता है। मिर्गी जो है वो आपका गैर संचारी रोग है। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सी विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन यानी एक्जिमा होता है। सीधा सीधा समझिए कि पूछ रहा है कि किसके विटामिन की कमी से एक्जिमा की बीमारी होती है। तो आंसर क्या है आपका, निकोटिन अम्ल। ठीक है। अच्छा हम लोग बात कर लें इसको, निकोटिमाइड कहते हैं, किसको कहते हैं, B3 को। किसको कहते हैं, B3 को निकोटिमाइड कहते हैं। और इसी की कमी की वजह से क्या होता है, एक्जिमा होता है, जिसको दांत खुजली के टाइप में आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल आबंध है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो बॉन्ड बना है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसमें से। याद रखिएगा बॉन्ड जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। जिसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। तो इन तीनों में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आपका प्रबल बॉन्ड है वो कौन सा है, थर्ड नंबर सी, जहाँ तीन बॉन्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूर होते हैं। याद रखिएगा अभी जस्ट इससे पहले ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा, जो सबसे ज़्यादा मजबूत था तो हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड लिया। जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कार्बन कार्बन के बीच की जो दूरी होगी वो कम हो जाएगी। बॉन्ड जितना मजबूत होगा वो उतना सिकुड़ता जाएगा। जैसे सी और डबल बॉन्ड SSC और सी ये सिंगल बॉन्ड सी, तो देखिए इसके बीच की दूरी ज़्यादा है, इसकी कम हुई और इसकी और कम हुई। तो सिमिलरली आपसे पूछ रहा है कि किसकी दूरी अधिक है, यानी कि किसका बॉन्ड पावर कम होगा। अब देखिए हम लोग बात करें बेंजीन में, तो डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। बेंजीन का फॉर्मूला होगा C6H6। फिर हम लोग इथेन की बात कर लें, इथीन की बात कर लें और इथाइन की बात कर लें, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस ऑप्शन में, तो हमारा क्या होगा आंसर, इथेन का जो है वो दूर होगा, सबसे अधिक दूरी बोल रहा है। अब बात समझिए, इसमें डबल बॉन्ड है तो थोड़ा नज़दीक होगा, सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको सबसे कमजोर बॉन्ड किसका नजर आएगा, जिसका नंबर ऑफ पेयर क्या है, कम है। तो सिंगल वाला क्या होगा, इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 है। तो चारों तरफ से एक एक आपका हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुजनित है, यानी कि बैक्टीरिया से। तो ऑप्शंस में देख लेंगे तो आपका पहला जो ऑप्शन है, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लिप्रोसी, ये सारा का सारा बीमारी किससे है, जीवाणु से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या होता है, यानी कि इंसान जो काला होता है या गोरा होता है तो उसमें स्किन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसका कलर डिसाइड होता है। तो आपने शायद सुना होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन। अगर मेलानिन ज़्यादा है आपके शरीर में तो आपका रंग क्या होगा, थोड़ा सावला या काला होगा। मेलानिन कम है तो आप गोरे होंगे। लेकिन टेक्निकली ये देखा गया है, मतलब रिसर्चर ने शोध किया है कि मेलानिन अगर आपके शरीर में ज़्यादा है, यानी कि आप थोड़े सावले हैं, तो आपको स्किन कैंसर होने का चांसेस कम होता है। तो इसका अपना ही एक फ़ायदा होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारा जाए तो घोल का रंग क्या होगा। तो देखिए आपको नीला लिटमस पत्र है, अगर इसके साथ हम लोग एसिड मिला दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। और ये याद रखेंगे कि CO2 का जो pH वैल्यू है वो है 5.6। इट मीन्स क्लियर है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो एसिडिक होता है। तो इस वजह से जो नीला लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बी क्लियर। चलें आगे। CO2 का pH स्केल 5.6 अप्रॉक्स है, यानी ये एसिड है, तो नीला लिटमस के साथ मिलेगा तो आउटपुट क्या होगा, लाल रंग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। इस वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे, संलय कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पारा को। पारा के साथ यानी कि Hg के साथ अगर कोई मिश्र धातु मिलकर तैयार होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संलय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। यहाँ क्या कह रहा है, किसकी दिशा का, और ऑप्शन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हम लोग प्रेरित धारा की दिशा, है ना, कैसा धारा, प्रेरित धारा की दिशा पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया है। तो देखिए आप ऑप्शन देखेंगे तो काफ़ी कंफ्यूजन होगा, लेकिन डायरेक्ट याद रखिएगा, टीके का आविष्कार किया है एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फिर मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन को। दो संख्या का अनुपात 5-7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात ये हो जाता है, इन संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर प्रोसेस देखेंगे तो हमारे पास प्रोसेस है 5x - 9, नीचे वाला है 7x - 9 = 7/11। मैं इसको लिखता नहीं, डबल क्रॉस मेथड से बना लेता, लेकिन अभी फिलहाल आप ऐसे समझिए। अगेन हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे या एलसीएम लेंगे तो इस 11 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55 और यहाँ से 7 7 जा 49। तो 55 और 49 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास 6x आ जाएगा, इक्वल टू ये आपका आ गया माइनस में 99 और ये आ गया माइनस में 63। तो ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। 99 और माइनस 63 तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है 6 आया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो आपको पता है कि एक 5x है और एक 7x है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2x आएगा। तो x का वैल्यू 6 है तो 6 2 क्या होगा 12 आपका आंसर होगा। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए रेशनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। आपको पूछ रहा है इसका वर्गमूल निम्नलिखित में से किसके निकटतम होगा। वर्गमूल का मतलब आपको क्या कह रहा है, अंडर रूट कह रहा है। तो आप क्या कर लीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए √2 - 1/√2 - 1। नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका a + b a - b होकर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 है, सब्सट्रैक्ट होकर 1 आ जाएगा। ऊपर आपका आ गया √2 - 1 का क्या होल स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा √2 - 1 और √2 का वैल्यू क्या आ गया 1.414 और -1 का -1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा बी नंबर आंसर आएगा। एग्जाम में आपको इसी तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो जाए। तो देखिए 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। हम लोग को अल्टरनेट नंबर को ऐड करना है। तो पहले 8 + 3 + 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाता है, और रिमेनिंग आपका 0 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस वाले पोजीशन में अगर हम लोग 7 और लगा दें तो ये भी 15 हो जाएगा। क्लियर। और 15 - 15 0 होगा, और 0 के सिचुएशन में क्या होगा ये नंबर डिविजिबल होगा, यानी आंसर क्या होगा 7। इट मीन्स अगर इस नंबर में और 7 ऐड कर लें हम लोग तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 8 0 3 6 4 और 9। और अब हम लोग एक बार वापस से चेक कर लें, 9 6 15 और 15 में से 0 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। रिमेनिंग के 8 3 11 11 और 4 15, तो दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी यही है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस के सम का डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीपल हो तो संख्या क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो आंसर क्या है, इस नंबर में हम लोग को 7 ऐड करना है तो हमारा ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व, ठीक है, 1948 में सर्वप्रथम किन 2 राज्यों जिलों, है ना, एक प्रायोगिक योजना शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा ये एक प्रैक्टिकल है ना, थोड़ा देर के लिए प्रैक्टिकल के लिए। यूपी के प्रथम 2 जिला में जो है स्टार्ट हुआ 1948 में क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम, वो कहाँ हुआ है इटावा और गोरखपुर में। कहाँ हुआ है इटावा और गोरखपुर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कहते हैं ना ट्रायल वर्जन के लिए स्टार्ट किया गया था 1948 में, और फिर लागू हुआ है 2 अक्टूबर 1952 से। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है। तो याद रखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है ना, ऑप्शन छूट गया था 918। और पूरे इंडिया का क्या है, तो पूरे इंडिया का हम लोग को पता है कितना है आपका 943। ठीक है। अच्छा जब बात बिहार की कर रहे हैं तो याद रखिएगा बिहार में मैक्सिमम जो लिंगानुपात है वो कहाँ है और मिनिमम कहाँ है वो आपको देखना है। ठीक है। तो जब मैक्सिमम लिंगानुपात की बात करेंगे तो वो है आपका गोपालगंज का। कहाँ है, गोपालगंज में। और गोपालगंज का क्या है लिंगानुपात 1021, यानी 1000 लड़कों पर 1021 लड़कियां हैं। और सबसे कम कहाँ है जब मिनिमम की बात करेंगे तो वो है आपका मुंगेर। कहाँ, मुंगेर। और मुंगेर में कितना है, तो मुंगेर का जो लिंगानुपात है वो है आपका 876, कितना है 876 है। ठीक है। अच्छा जब बात 2011 की हुई तो ऐसा भी हो सकता है 2001 का बिहार का लिंगानुपात आपसे पूछ दे। तो 2001 में बिहार का लिंगानुपात था 919। देख सकते हैं आप, एक आपका घट गया है, बढ़ा नहीं है बल्कि घट गया है, ये ध्यान में रखेंगे। 2001 में 919 है और 2011 में 918 है। मैक्सिमम गोपालगंज में है और मिनिमम मुंगेर में है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है। तो देखिए संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में वर्णित है। कहाँ है, आर्टिकल 29 और 30 में। चलिए फ्रेंड अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कमला की सहायक नदियाँ हैं। याद रखिएगा कमला एक बिहार में बहने वाली नदी है जो कि नेपाल से बहकर आती है। और आपके बारे में पूछ रहा है इसके बारे में कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो याद रखिए सोनी, बलान और ढोरी, ये सभी के सभी क्या है आपकी कमला नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो सबसे पहले ये जाने कि सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं किसको हैं। तो सालाना अगर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हुई है तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको ब्रह्मपुत्रा डेल्टा नजर आ रहा है, तो यहाँ तो बारिश होती है। महानदी डेल्टा में भी, तमिलनाडु उत्तर में भी। बारिश सबसे कम कहाँ होती है, रॉयल सीमा, ये जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 या सी कह लीजिए, यहाँ पर जो है सालाना 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, इसलिए यह क्या है आपका एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि रॉयल सीमा है कहाँ। तो याद रखिएगा ये आपके आंध्र प्रदेश का दक्षिणी तट है। कहाँ,
आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पे जो है आपका रायलसीमा है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आई होप सो आप सभी जानते होंगे आर्थिक उदारीकरण कब आया था, 1991 में। कब आया था? 1991 में। और उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके सिफारिश पे इंडिया में एलपीजी लॉन्च हुआ। अच्छा, एलपीजी क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसी में जो लिबरलाइजेशन है यही है आपका उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण 1991 में आया। उससे पहले इंडिया क्या था? एक बंद अर्थव्यवस्था था, और इसके बाद क्या हो गया? एक खुली अर्थव्यवस्था हो गया। ठीक है, जिसमें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को बाहर से बुलाया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो देखिए आप लोग यहाँ सबसे पहले देखिए क्रिप्स मिशन क्या है। तो क्रिप्स मिशन 1945 में आया था, 1942 में आया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, भारतीयों को मिलाने के लिए। तो ये योजना फेल हो गई। फिर वेबल योजना आया 1945 में, ये भी योजना फेल हो गई। फिर आया आपका चेम्सफोर्ड योजना। तो चेम्सफोर्ड योजना क्या था आपका? तो चेम्सफोर्ड योजना तो बहुत पहले का है, इसको छोड़ देते हैं। और लास्ट क्या है आपका? माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना से पहले ये याद रखिए आप कि आया था एक कैबिनेट मिशन आया था, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन कब आया? तो देखिए जो कैबिनेट मिशन था वो 1946 को आया। भारत में जो संविधान बनना शुरू हुआ वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? भारत में संविधान बनने की शुरुआत 1946 के कैबिनेट मिशन से हुई, लेकिन कैबिनेट मिशन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा को नामंजूर कर दिया, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया। तो फाइनली फिर दंगे होने लगे, तो उस समय फिर माउंटबेटन साहब ने आकर भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात कही। बात समझ रहे हैं? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन है जड़, तना, पत्ती और फूल। तो आंसर क्या होगा? अफीम जो है वो फूल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? फूल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूकंप से क्या होता है? तो भूकंप से वर्षा, बारूद फटना, आंधी आना, ये तीनों नहीं होता। भूकंप से जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। कहाँ? दरारें यानी क्रैक्स आ जाता है लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 में त्रिपक्षीय संधि किस किस ने हस्ताक्षर किए? तो देखिए जब बात कर रहे हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1838 में किसके खिलाफ? दोस्त मोहम्मद शाह के खिलाफ, खां के खिलाफ। किसने किसने किए? तो आंसर आपका क्या है? लॉर्ड ऑकलैंड है ना, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा, इन तीनों ने मिलकर त्रिपक्षीय जो आपकी संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। याद रखिएगा ये जो दोस्त मोहम्मद खान है वो अफगानिस्तान का शासक है। कहाँ के? अफगानिस्तान के शासक हैं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए मठ के बारे में बात कर ले रहे हैं, तो अभी अरुणाचल प्रदेश का एक मठ हम लोग बात करते थे जो कि भारत का सबसे बड़ा है। और स्तूप की भी बात कर ले रहे हैं, तो वो भी, ये दोनों वर्ड रिलेटेड है किससे? बौद्ध धर्म से। तो चैत्य भी किससे रिलेटेड होगा? बौद्ध धर्म से। तो आंसर क्या है आपका? बौद्ध धर्म, मठ, चैत्य और स्तूप किससे संबंधित है? चलें आगे, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? सारनाथ, वैशाली, कपिलवस्तु और गया। तो आंसर क्या होगा? वैशाली में बौद्ध जो गौतम बुद्ध द्वारा थे वो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। कहाँ? वैशाली में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुद्रा के सापेक्ष गलत है, यानी कि जो करेंसी है उसके सापेक्ष क्या गलत है? तो क्रय विक्रय में उनकी शक्ति है, सही है। साख सृजन यानी क्रेडिट बनाता है, बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति को रोकता है, ये गलत है। मुद्रा क्या करता है? तो मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, याद रखिएगा, महंगाई को बढ़ा देता है कौन? मुद्रा। मुद्रास्फीति रोकता है, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। याद रखिएगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा होने से महंगाई बढ़ जाती है, उसी को हम कहते हैं मुद्रास्फीति। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 12 क्या 14 क्या कह रहा है, इलिसा परीक्षण किसको पता लगाने के लिए किया जाता है? आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन है पोलियो वायरस, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, एड्स और कैंसर। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका एड्स। इलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। इलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट और लास्ट का ऐसे, ASSAY। क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो शिल्पी का मतलब आप समझ रहे होंगे, शिल्पकार जिसको कह सकते हैं, बनाने वाला। तो जब भी हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था तो हम लोग को याद आते हैं BR मेहता। ऑप्शन में देख सकते हैं, आंसर नंबर सी BR मेहता। क्लियर है? जिसको हम लोग कहते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, यही जो है आपके पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। घाटे का वित्त व्यवस्था का मतलब सिंपल समझिए, जितना आय है उससे ज़्यादा हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो ये एक साधन है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है आपका, मौद्रिक नीति का, उधार नीति का, कर नीति का, राजकोषीय नीति का। तो जब भी हम लोग घाटे का वित्त व्यवस्था बोलते हैं तो उसको कहते हैं राजकोषीय नीति, है ना। राजकोषीय नीति का मतलब सिंपल समझिए, इंडिया वाले जितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो जाता है आपके संचित निधि में, तो संचित निधि में जितना इनकम है उससे ज़्यादा हम खर्चा कर रहे हैं, तो उसको घाटे का वित्त व्यवस्था कहते हैं, और वो रिलेटेड किससे है? राजकोषीय नीति से। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह 15 वर्षों तक निर्वासन रहा? निर्वासन का मतलब हो गया आपका कि वो घर से बाहर रहा, है ना। निर्वास, वास का उल्टा हो गया निर्वास। तो निर्वासन में रहा कौन है? ऑप्शन है बाबर, अकबर, हुमायूं और जहांगीर। तो आंसर क्या होगा? हुमायूं। हुमायूं जो है वो आपका लगभग 15 साल जो है घर से बाहर छुप कर रहा, या ये कह लीजिए कि अपना प्रिपरेशन करता रहा। ये घटना है 1539 और 1540 की। 1539 और 1540 ये दो युद्ध आपने सुना होगा, जिसमें कि
शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। 1519 का जो युद्ध था 39 का, उसको चौसा का युद्ध बोला। ये जो युद्ध था ये चौसा का था। और 1540 में बिलग्राम का युद्ध था। इस दो युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, जिसके बाद हुमायूं क्या किया? भाग गया, पराजित होकर भारत से बाहर चला गया। और तब वापस ये कब लौट रहे हैं? 15 साल बाद, यानी कि 1555 कह लीजिए। 1555 में ये वापस आए और राजगद्दी पे बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुलबर्गा एक समय में किस राज्य की राजधानी थी? तो याद रखिएगा गुलबर्गा। क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है और आप लोग आई होप सो आप लोग इसका जवाब देंगे। पल्लव की, विजयनगर की, बहमनी की और काकती की। तो आंसर क्या होगा? बहमनी की राजधानी एक समय में गुलबर्गा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरू ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अलबरूनी आया कब था या किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखिएगा अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आया था। 2 सेट पहले मैंने बताया था। तो ये क्या होगा? आंसर होगा महमूद गजनवी के शासनकाल में आया, तो गजनवी के बारे में उसने एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर, मैंने आपको बताया था छोटा नाम तो छोटा होगा, बड़ा नाम तो बड़ा होगा। ठीक है, तो जब बात करें गुरु तेग बहादुर बड़ा नाम है तो आंसर क्या होगा? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां और बहादुर शाह सिंह प्रथम। तो आंसर होगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? टीपू सुल्तान ने 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई? तो आपको पूछ रहा है टीपू सुल्तान का मृत्यु 1799 में किस युद्ध के दौरान? तो याद रखिएगा ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। क्या था? सी नंबर, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था ये, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। जब हम बात कर लेते हैं चौथा, तो पहला, दूसरा और तीसरा की भी बात कर ले। पहला जो है वो आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली लड़े थे। एक तरफ कौन? हैदर अली थे। नेक्स्ट में भी हैदर अली थे और हैदर अली की मृत्यु हुई थी नेक्स्ट में। थर्ड टीपू सुल्तान लड़े और चौथे में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हुई। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, मौर्य काल में भारत का किन देशों के साथ अधिक व्यापार था? देखिए मौर्य काल का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर रहा है या अशोक के बारे में बात कर रहा है। तो इस समय किससे से था? तो याद रखिएगा मौर्य काल में जो हमारा जो ट्रेड था वो काफ़ी विकसित हो चुका था, बहुत सारे देशों के साथ था। तो ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ। ये आपका मौर्य साम्राज्य में जो हमारा मैक्सिमम ट्रेडिंग होता था वो इन सब जगहों से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको HSRA कहते हैं, है ना, कि स्थापना किसने की या कहाँ हुई थी? आपसे पूछ रहा है कहाँ हुई थी। तो आंसर क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर। आंसर होगा आपका दिल्ली में किया। कहाँ किया? दिल्ली में किया, 1928 में। अच्छा, इसका स्थापना किया किसने? तो याद रखिएगा इसका स्थापना भगत सिंह ने किया था। ठीक है, किसका? इसका। इससे पहले इसका नाम क्या था? इससे पहले इसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें सोशलिस्ट जोड़कर भगत सिंह ने इसका नामकरण किया और स्थापना की कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि जावा कहाँ है। तो याद रखिएगा जावा कहाँ है आपका? हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में। जो आप इंडोनेशिया देश देख रहे हैं वो जावा आइलैंड में बसा हुआ है, हिंद महासागर। और जब जावा गर्त का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा जावा गर्त को सुंडा गर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंडा गर्त कहते हैं। और यहाँ की जो सबसे जो डेप्थ की बात कर रहा है, ये डेप्थ कितना है? तो 8152 मीटर है। कितना है? 8152 मीटर। और आप लोग को पता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा सबसे गहरा बिंदु जो मैरियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में, और लगभग 11 किलोमीटर का है। कितना है? 11,000 मीटर के आसपास उसकी गहराई है। यहाँ क्वेश्चन क्या था? जावा गर्त कहाँ है? हिंद महासागर में। इसको सुंडा गर्त भी कहते हैं और 8152 मीटर इसका क्या है? डेप्थ है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो देखिए बुक का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बुक से आपको अलग अलग डिफरेंट लॉजिक मिलता है। तो आपसे पूछ रहा है कि सर्वोदय का मतलब हो गया सभी का उदय, सबका विकास एक साथ हो। तो महात्मा गांधी में ये जो थॉट आया है किस बुक से आया है? ये बुक है आपका अनटू द लास्ट। क्या है? अनटू द लास्ट बुक से इनको ये प्रेरणा मिली थी सर्वोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो याद रखिएगा बिहार का पहला, ऑप्शन देख लेते हैं, बिहार बिंदु, सर्व हितैषी, आर्याव्रत और हिंदुस्तान। तो आंसर होगा क्या? सर्व हितैषी जो है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? इसका प्रकाशन हुआ है 1890 में। कब हुआ? 1890 में इसका प्रकाशन हुआ है। भारत में जो आप कह लीजिए प्रेस का जनक किसको कहा जाता है? जेम्स हिकी को कहा जाता है। किसको? जेम्स हिकी को। ये आप याद रखेंगे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? सूची को मिलाने बोल रहा है, तो हम लोग मिला लेते हैं। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, ये किसका है? तो देखिए आपको पता है लाठी लगने से किसकी मृत्यु हुई है? लाला लाजपत राय। तो पहला का थर्ड देखिए आपको सिर्फ बी में मिल रहा है, तो यही आपका सीधा सीधा आंसर होगा। अगला ऑप्शन मिला लें, हमने घुटने देकर रोटी मांगी थी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, ये महात्मा गांधी का है। तो बी का देखिए सेकंड आपको यहाँ दिख रहा है। ये घटना कब की है? ये घटना 1931 की है, जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी वापस आए तब उन्होंने कहा था। नेक्स्ट है सी का, देखिए यहाँ पे 4 दिखा रहा है, मतलब सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य है, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू का है। और इनकलाब जिंदाबाद हम लोग को पता है भगत सिंह ने कहा था। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरे सत्याग्रही कौन चुने गए थे? तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हो वो कब हुई थी? 1940 में। और जब दूसरा पूछ रहा है इसका मतलब पहला भी कोई होंगे। तो याद रखिएगा फर्स्ट जो है वो है विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे।
ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। विनोबा भावे पहले थे। दूसरा आपसे पूछ रहा है तो दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे सेकंड सत्याग्रही थे व्यक्तिगत के। और तीसरा अगर कभी पूछ दे थर्ड कौन है, तो थर्ड थे आपके ब्रह्मदत्त। ये ध्यान रखेंगे, ब्रह्मदत्त जो है वो तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। पहला थे विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लोकमान्य तिलक किस विचारधारा से पोषक थे? तो आप लोग को पता है, जब तिलक साहब की बात आती है तो वो उग्र विचारधारा के थे। किस विचारधारा के? उग्र विचारधारा के थे। उनका मानना था कि लड़ो और लड़के अपनी आज़ादी छीन लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया, उसका मुख्य उद्देश्य, कार्यक्रम का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था, आपसे पूछ रहा है। तो बेसिकली इसका उद्देश्य था जो 1919 में जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बना, या जो कह लीजिए कि हम लोग को हस्तांतरित जो मिला हम लोग को कुछ टॉपिक, उसको लेकर सरकार बनाना है और सरकार को काम करने नहीं देना है, उसका विरोध करना है, यही मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन देख लेते हैं। कांग्रेस का विरोध, चुनाव का विरोध, विदेशी वस्तुओं का आविष्कार, चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध। ये जो है मेन थीम था आपका स्वराज पार्टी का, जिसको 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी जानते होंगे। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो आंसर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। किसी भी गंगा या नदी के किनारे जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का, रिट का हिंदी याद रखिएगा याचिका, मैं ऑलवेज कहता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों पे काम करके चलिएगा, याचिका जारी करने का मिलता है अधिकार। तो आई होप सो इसका आंसर आप लोग सभी जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे। 14, 31, 16 और 32। नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कैसा अधिकार है? तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि विधायी अधिकार का मतलब हो गया रूल रेगुलेशन बनाकर, मेरी बात समझ रहे हैं। फिर व्यक्तिगत तो अपना हो गया, न्यायिक मतलब सुप्रीम कोर्ट हर बार दे, प्रशासनिक का मतलब पुलिस विभाग से रिलेटेड होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर विधायी होगा, है ना। संविधान के आर्टिकल 1, 2, 3 123 में जो है वो अध्यादेश के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति के लिए, और 213 में बताया गया है गवर्नर के लिए, राज्यपाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामलों में कम अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित से कौन सा गलत है, सही है, नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसे सिंपल सिंपल देख लेते हैं। ऑप्शन, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिन के अंदर अधिक समय तक नहीं रख सकती, ये सही है, सही वाला इधर लिख देते हैं। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती है, ये भी सही है जब बात कर रहे हैं तो। थर्ड है, धन विधेयक की स्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती, ये भी सही है, धन विधेयक हमेशा क्या होगा? लोकसभा में होगा। यानी आंसर ये सही है, संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा, वहीं स्वीकार होने पर राज्यसभा में जाएगा, ये गलत है। संविधान संशोधन लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो देखिए, राज्य के राज्यपाल की स्थिति क्या होगी? वो राज्य का कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, यानी एग्जीक्यूटिव हेड होता है कौन? राज्यपाल, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि, अच्छा संसदीय प्रणाली है, ये क्यों आपको कहा जाता है इसके बारे में तो याद रखिएगा। यहाँ पर संसद का मतलब हो गया आपका, हम लोग बात करते हैं लोकसभा राज्यसभा, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव की बात होती है। जो एग्जीक्यूटिव है आपका, कार्यपालिका है, वो इसी संसद से चुनकर जाता है, तो जिम्मेदार होते हैं। यहाँ कुछ भी गलत हुआ तो सीधा सीधा नियम कानून बनाने वाले को दिक्कत आती है। तो क्योंकि दोनों में संबंध है तो याद रखिएगा, ये आपका आंसर होगा। कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है, ठीक है, समझ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव, यही इसका आंसर होगा, इसलिए ये संसदीय व्यवस्था कहलाता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास हैं? आपसे पूछा किस तरह का अधिकार है राष्ट्रपति के पास, तो आंसर क्या होगा? आंसर आप देख लीजिए, वास्तविक और लोकप्रिय, तो ये आप नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका औपचारिक और कानून, ये कह सकते हैं, औपचारिक रूप से ही अधिकार मिला हुआ है, और क्या? राजनीतिक और नाममात्र, संवैधानिक और नाममात्र, तो ये देखिए संवैधानिक और नाममात्र, क्योंकि संविधान में लिखित है। तो आंसर 2 और 4 दोनों सही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? आंसर 2 और 4 दोनों सही होगा। 2 के हिसाब से औपचारिक और कानूनी, और 4 के हिसाब से संवैधानिक और नाममात्र का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून आ सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध हो तब किसको फॉलो करेंगे? तो याद रखिएगा, तब हम लोग सेंट्रल को फॉलो करेंगे। किसको करेंगे? सेंट्रल को। सेंट्रल मतलब केंद्र का कानून मान्यता प्राप्त होगा, जब दोनों किसी मुद्दे पर लड़ जाएंगे तब ये होता है, ठीक है। चलें, इस शक्ति को, ये जो जब दोनों लड़ जाएं, है ना, केंद्र और राज्य समवर्ती सूची पर, तो केंद्र जो है वो जीत जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ हैं किसके पास? सेंट्रल के पास। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? अच्छा, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे। नॉर्थ ईस्ट का मतलब इधर बे ऑफ बंगाल से आने वाला हो, है ना, इधर से आने वाला जो हो, उससे सबसे ज़्यादा किसको फायदा होगा, या सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? वो सबसे ज़्यादा बारिश आप लोग को पता है तमिलनाडु के तट पर होगी। कहाँ होगी? तमिलनाडु के तट पे उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक बारिश होता है। नेक्स्ट, भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो देखिए, भूटान का जब बात कर लेते हैं तो भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है? थिम्पू। और भूटान की मुद्रा क्या है? तो आप लोग को पता है भूटान की मुद्रा होगी नेगुल ट्रम। क्या होगी? नेगुल ट्रम। दो चीज़ें जान गए हम लोग, एक तो थिम्पू
राजधानी है। नेगुलट्रम क्या है? मुद्रा है। और भाषा क्या है? तो भाषा होगा जोंगखा। क्या भाषा है? जोंगखा है भूटान की आधिकारिक भाषा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो देखिए, पर्ल ऑफ साइबेरिया का मतलब साइबेरिया की मोती। पर्ल का मतलब क्या होता है? मोती होता है। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ऑप्शन है कदरा झील, ठीक है, बैकाल झील को, फिर लिंकनबर्ग झील को और ग्रेट बैरियर झील को। तो आंसर क्या होगा? बैकाल झील को जो है वो पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बैकाल झील जो है वो विश्व का सर्वाधिक गहरा झील में से एक है। क्या है? बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है। इसकी झील की जो गहराई है वो 1642 मीटर है। कितना है? 1642 मीटर है, जिसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है। तो याद रखिएगा, सीढ़ीदार खेती अधिकतर होती है पर्वतीय क्षेत्र में। कहाँ होती है? पर्वतीय क्षेत्र में। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन भी पर्वतीय क्षेत्र है, बिल्कुल है ना। वहाँ पे क्या होता है? सीढ़ी की तरह से बना के खेती होती है, क्योंकि आपको पता है कि ढलान पे आपको खेती करनी है। तो ढलान पे जब भी बनेगी तो स्टेप बाय स्टेप होगी, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती क्या होती है? जनरली चाय की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ, यानी कि कब बनकर तैयार हुआ? आंसर क्या होगा? अगस्त 1952, ठीक है। 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। अच्छा, प्रगतिशील कर का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आपका इनकम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता है? आपका टैक्स भी बढ़ता जाता है। तो प्रगतिशील कर कौन सा होगा? इनकम टैक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? आयकर कहते हैं। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात यानी वेरिएबल रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्रवाई यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन किसका साधन है? तो याद रखिएगा, ये जो ओपन मार्केट सिस्टम है या वेरिएबल रिजर्व रेशियो, ये मौद्रिक नीति का है। किसका है? 45 का ये बात कर लें हम लोग, क्या है? मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं इसको, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन या वेरिएबल रिजर्व रेशियो को पढ़ते हैं या उसके बारे में जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योगों को हस्तांतरण किया है? मतलब अगस्त 2023 में जो है कौन सा एक सैटेलाइट है जिसको बस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहते हैं, उसको जो है किसको जो है एक प्राइवेट जो है फर्म को दे दिया इसरो ने? तो आंसर क्या होगा? आंसर देखिए, ऑप्शन में है IMSO-3, IMS-1, IMS-4, IMOS-5। आंसर क्या होगा? IMS-1। अभी तो पहली बार दिया है तो आप ऐसे 1 से याद रख सकते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हरा कर जीता? तो याद रखिएगा, लक्ष्य सेन ने हराया किसको? तो लक्ष्य सेन ने हराया, आपके ऑप्शन देख लेते हैं, केंटा निशिमोटा, अकाने यामागुची, एंडर्स स्कारूप यानी डेनमार्क के हैं, और ली शिफेन यानी चीन के। तो याद रखिएगा, लक्ष्य सेन ने किसको हराया है? ली शिफेन को हराया। किसको? ली शिफेन चीन को हराया है। किसमें? योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमिनल वुमन, ठीक है, नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, इसको किसने लिखा है? चिदानंद राजघट्टा ने लिखा है। किसने लिखा है? चिदानंद राजघट्टा ने लिखा है। कौन सा बुक? कमला हैरिस पे। कमला हैरिस कौन? भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति अमेरिका में। बुक का क्या नाम है? कमला हैरिस फेनोमिनल वुमन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा, अभी रिसेंट में काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, कि जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया है? ऑप्शन क्या है? गीतल मित्तल, रेखा लांबा, आशा मेनन और अजय लांबा। तो आंसर क्या होगा? अजय होगा। अजय लांबा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चीन के हांगजाओ में एशिया खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक कौन है? देखिए, आपको ये तो पता चल गया कि चीन के हांगजाओ में जो है 2023 का एशियाई खेल हुआ है, और इसमें याद रखिएगा भारत का रैंक कौन सा? इसमें भारत का रैंक चौथा था, ठीक है। और जब बात करते हैं कि इसके जो ओपनिंग फ्लैग बियरर है ना, ध्वजवाहक कौन थे, तो आंसर क्या होगा? हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी से रिलेटेड है, और लवलीना बोरगोहेन जो क्या है? बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ये दोनों मिलकर ही भारत के जो है फ्लैग बैरियर थे, यानी कि ध्वजवाहक थे, है ना। तो आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। 50 का आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट का मतलब, ट्रेडमिल किसको कहते हैं? वो जो दौड़ने वाला पट्टी होता है उसको कहते हैं। टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेडमिल टेस्ट आपका किससे रिलेटेड है? हृदय से रिलेटेड है। क्या है? हार्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बॉरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 बॉरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, स्वाति नायक, चेतना मारू और उत्सा पटनायक। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपके स्वाति नायक को मिला है। किसको मिला है? स्वाति नायक को 2023 का प्रतिष्ठित बॉरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी? ऑप्शन देख लेते हैं, x गुना, 2n गुना, √n गुना और n² गुना। तो आंसर क्या होगा?
एन स्क्वायर गुना क्या होगा, उसका गतिज ऊर्जा बदल जाएगा, है ना। एक पिंड का संवेग यानी कि द्रव्यमान गुना वेग को एन गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, एन स्क्वायर गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार का डेटा भंडारण पद्धति होता है। तो याद रखिएगा एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी की बात कर रहा है, वो ऑप्टिकल होता है। किस तरह का डेटा स्टोर करता है, वो ऑप्टिकल डेटा स्टोर करता है, जिसको हम कि वो सीडी वाले में लेंस के रूप में देखकर उसका आउटपुट बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उदासीन परमाणु के कण समान होंगे। तो देखिए जब बात उदासीन कर दिया है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। आंसर क्या है आपका, आंसर सी है। क्या है आंसर, सी है। देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है पता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है वो भी पता है। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन है एड्रिनल, थायराइड, प्यूटिट्री और उपयुक्त सभी। जीवन जो रक्षक हार्मोन है वो किससे होता है, एड्रिनल से होता है। किससे होता है, एड्रिनल से स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है। जैसे ही कंकाल बोला तो यानी कि हम बात कर ले रहे हैं हड्डी का। ऑप्शन है आपका कंकालीय संरचना में जो मेन थीम होता है उस पर रिलेटेड आपका बात कर रहा है। ऑप्शन है मूत्रमार्ग, पुतली, जांघ की हड्डी और प्लीहा। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका जांघ की हड्डी। मैंने पहले ही बताया कंकालीय का मतलब हो गया हड्डी से रिलेटेड है, तो जांघ की हड्डी यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का 2 गुना होता है। 2 गुना तब होगा जब आपके भार का अपोजिट आपका भार लग रहा हो। तो अपोजिट में कौन लगेगा, आपका जी लगेगा। क्या लगेगा, जी। ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है यहाँ पर कह रहा है जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगे, यानी कि जी एक्सेलरेशन से अगर कोई ऊपर जाए, जैसे जी का वैल्यू 9.8 है तो 9.8 एक्सेलरेशन से अगर ऊपर लिफ्ट चलने लगे तो उस समय जो है इंसान का भार क्या होगा, दुगना फील होगा। तो आंसर क्या होगा, जी ऊर्ध्वाधर रूप के ऊपर। नेक्स्ट है मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोब। अब जैसे बात करते हैं लोब, तो लोब क्या है वो जानना है। पूरे दिमाग को 4 डिफरेंट क्राइटेरिया में बांटा गया, वही 4 ये ऑप्शन है। ऑप्शन है टेम्पोरल लोब, पेटेराइट लोब, फ्रंटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। और आपसे कह रहा है क्या, दृश्य सूचना, है ना। दृश्य सूचना मतलब देखने से रिलेटेड सूचना जो है वो दिमाग तक पहुंच रहा है किस लोब के थ्रू। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग एक PDF में पेज देखेंगे, वो पेज क्या कह रहा है वो समझते हैं। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, पैरिटल लोब। ये है आपका ऑक्सीपिटल लोब कह लीजिए या ऑक्सीपिटल कह लीजिए। ये बेसिकली क्या है, यही है आपके दृश्य संरचना से, यानी कि जो आप देखते हैं, है ना, ऑप्टिकल वे में, वो आपका सूचना जो है दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीपिटल कह लीजिए या ऑक्सीपिटल कह लीजिए, है ना लोब। और ये आपका क्या है, पैरिटल लोब। जो पैरिटल लोब है वो किससे रिलेटेड होता है, वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड करता है। सेंसरी का मतलब जैसे शरीर में टच की एक जगह तो दूसरा जगह। बाकी आपको फ्रंटल लोब नजर आ रहा है, टेम्पोरल लोब नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग लोब कहते हैं। दिमाग को टोटल 4 भागों में बांटा गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, क्वेश्चन में आपका कह रहा था दृश्य सूचना से संबंधित, तो वो क्या है आपका ऑक्सीपिटल लोब है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र के विकार हैं। तो गुणसूत्र का विकार क्या है आपका, तो ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसको हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम क्या है, एक गुणसूत्र का विकार है। मेरी बात समझ रहे हैं, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, अगर वो बात करें तो याद रखिएगा इस रोग में जो होता है दिमाग जो होता है वो थोड़ा सा सुस्त होता है, स्लो काम करता है, आँख टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, जीभ मोटा हो सकता है, या शरीर में किसी भी प्रकार की अनियमितता हो सकती है। अनियमितता का मतलब इरेगुलरिटी, थोड़ा सा आगे थोड़ा पीछे, इस तरह से कुछ हो सकता है। मतलब एक प्रॉपर आदमी नहीं समझ में आएगा किसी को भी देखने के बाद, अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है तो। नेक्स्ट है पराबैंगनी विकिरणों से दुष्प्रभाव है। तो मनुष्य में रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होगा, बिल्कुल सही है। मोतियाबिंद होगा तो ये भी आपका सही है। चमड़ी का कैंसर होगा, ये भी सही है। शैवाल उत्पादन 6 से 12% कम होगा, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी नंबर होगा। याद रखिएगा जो आपका पराबैंगनी किरण है उससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। ऑप्शन में चारों जो मेंशन है वो सारा का सारा इंपैक्ट हम लोग पराबैंगनी किरणों से होता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में पराबैंगनी किरणों को क्या कर लिया जाता है, ओजोन O3 के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं। देखिए हम लोगों ने दशमलव प्रणाली पढ़ा था, उसके तहत हम कह सकते हैं कि टोटल कितना 10% ऊर्जा जो है वो ग्रहण करता है और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक समान वृत्तीय गति में होता है। तो देखिए जब बात करते हैं वृत्तीय गति के ना, तो वो चाहे एक समान हो फिर भी उसका हर एक पॉइंट पे क्या होता है, डायरेक्शन बदलता जाता है, 90 डिग्री डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन बदलने की वजह से जो उसका वेग है वो चर हो जाता है। चर का मतलब चलने वाला, मेरी बात समझे, जो बदल रहा हो। तो चाल जो है वो अचर होगा, चाल का मतलब एक समान रूप से वो चल रहा है। जैसे ही डायरेक्शन आ गया वो सदिश हो गया तो वेग कहलाता है, तो वेग क्या होता है, चर हो जाता है। तो चाल अचर और वेग चर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से उसे ठंडा कर, है ना, द्रवित में परिवर्तन कर देने की क्रिया क्या कहलाती है। देखिए इस प्रक्रिया को वाष्पन नहीं कहेंगे, संघनन भी नहीं होगा, ऊर्ध्वपातन भी नहीं होगा, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, आसवन कहेंगे। ठीक है, चलें आगे। आसवन में क्या होता है, एक जगह आप वेपराइज किए और इस वेपर को किसी पाइप के थ्रू दूसरा जाके वहाँ पर ठंडा डाल दिए तो संघनित हो गया। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं आसवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध रूप से किया जा सकता है। यानी कि जब कह रहा है कि आपके पास एक कपूर है,
जिसमें नमक मिला हुआ है ना, तो ऐसा को हम लोग किससे करेंगे? आपको पता है कपूर क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है, सब्लिमेशन होता है। तो सब्लिमेशन के थ्रू जो होता है हम लोग इसको जो है शुद्ध कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रीडिया द्वारा छोड़ा जाता है वो क्या है? तो याद रखिएगा केचुआ द्वारा जो आपका विसर्जित पदार्थ है उसमें बेसिकली यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। यूरिया ही क्या होता है? केचुआ जो है सेक्रेट करता है। और यूरिया में जो सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। आपको पता है केचुओं को हम लोग किसान का दोस्त कहते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि वो जो विसर्जित करता है यूरिया होता है और उसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का मात्रा 46% होता है यूरिया में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कोरल बनाने का मुख्य संबंध है। तो कोरल जो है वो बनाया जाता है किसके द्वारा? यही आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। मोलस्का, एंथोजोआ, प्रोटोजोआ और पेरिफेरा। तो एंथोजोआ से कोरल का निर्माण होता है। किसका? एंथोजोआ से कोरल के बनाने का संबंध मिलता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की बात कर रहा है। और केमिस्ट्री में जो फर्स्ट जो है आपका नोबेल मिला है वो ऑप्शन देख लेते हैं। मैडम क्यूरी, एमिल फिशर, रदरफोर्ड और जैकोब हेनरिकस वेंटहॉफ। यही आपका आंसर होगा, जिसको हम लोग J.H. वेंटहॉफ पढ़ते थे इंटरमीडिएट में। ये वाला एक डेटा हम लोग को मिलता है, J.F. वेंटहॉफ। ये आपका पहला इंसान है जिसको कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जब नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम 1901 में दिया गया था। और जब हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र का नोबेल, ये आप ध्यान में रखना है आपको, अर्थशास्त्र का नोबेल फर्स्ट टाइम दिया गया था 1969 में। और जैसे ही 1969 आता है तो एक और डेटा हम लोग को याद होना चाहिए कि 1969 में भारत में 14 बैंकों का क्या किया गया था? नेशनलाइजेशन किया गया था, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण किया गया था। और अर्थशास्त्र का भी नोबेल कब दिया जा रहा है? पहली बार 1969 में ही दिया गया था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने मतलब मिलाना है। जब बात कर लेंगे गोबर गैस, तो याद रखिएगा गोबर में मीथेन पाया जाता है, यानी कि 1/3 आपको कहाँ नजर आ रहा है? पहले में ही नजर आ रहा है 1/3। देखिए ये क्या है, शॉर्टकट ट्रिक है, आपको बहुत परेशानी होना है। जो आपको पता है बस पहले वहाँ आप स्ट्राइक कीजिए। गोबर में मीथेन होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर ये पता है तो आपका आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका गोबर गैस आपका ये हो गया, तो ये आपका ए हो गया। फिर हम बात कर लें कोल गैस, तो कोल गैस क्या होता है आपका? बी का आपको नजर आ रहा है 4, यानी कि ये आपका क्या है? आपका कोल गैस है। फिर सी आपका प्रोड्यूसर गैस कौन सा है? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मिला दे तो ये आपका प्रोड्यूसर गैस होगा, ये आपका सी हो गया। और वाटर गैस क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन को मिला दे तो ये वाटर गैस हो जाता है, ये आपका डी हो गया। इसमें दो चीज़ें जो आपको एकदम डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, एक तो वाटर गैस और एक प्रोड्यूसर गैस। कई बार पूछा हुआ है। प्रोड्यूसर गैस याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मृत्युपरांत यानी कि मरने के बाद शरीर की जो जांच अथवा पोस्टमार्टम की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा मृत्यु के बाद जब शारीरिक जो जांच होती है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोप्सी। क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? याद रखिएगा भोजन के पाचन के संदर्भ में जो लाइपेज है बेसिकली यही जो है ग्लूकोज को, जो शुगर होता है आपको उसको तोड़ता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में लाइपेज। तो लाइपेज का जो स्राव होता है वो आपका होता है आमाशय में। कहाँ होता है? आमाशय में जो है वो लाइपेज का स्राव होता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच का किसका मिश्रण है? देखिए धूप में प्रयुक्त जो चश्मा के लिए हम लोग जो गूगल्स यूज़ करते हैं, सन ग्लासेज यूज़ करते हैं, उसमें किसका मिक्सचर होता है? तो याद रखिएगा वो मिक्सचर है आपका फेरस ऑक्साइड का। किसका? फेरस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं गूगल ग्लासेज में। नेक्स्ट है आपका क्या है? प्लवमान जिन यानी कि जंपिंग जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? ये भी आपको डायरेक्ट याद करने वाला डेटा है। जो जंपिंग जिन है इसको जो बताया था इसके बारे में वो बताया था आपने, किसने बताया था? बारबरा मैकलिंटोस ने बताया था। किसने बताया था? बारबरा मैकलिंटोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खन वह कोलाइडी का ना जिसमें, याद रखिएगा मक्खन में जो है गाढ़ापन ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि मक्खन में क्या होगा? वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा किसका? फैट का, उसमें जल थोड़ा सा होता है, अवेलेबल होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट कह रहा है आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको पता है कि वो गैस मतलब वो एलिमेंट जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो उसको हम लोग आदर्श गैस कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। तो देखिए आप पहला ऑप्शन आपको 2s2 2p6 नजर आ रहा होगा, ये आपका क्या है? आपका आदर्श गैस है। इसके अलावा 3s2, ये लास्ट वाले में 2 है, यहाँ भी लास्ट वाले में 1 है, लास्ट वाले में आपका 2 और 1 3 है, तो नहीं चलेगा। हम लोग को लास्ट वाले में कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप मैथ्स का क्वेश्चन है, आप लोग क्या करें? पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए बनाने के लिए। क्वेश्चन क्या रहा है? एक पुल जिसकी लंबाई 100 मीटर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेन 12 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए, हम लोग को 5/18 करना है। 5/18, 18×5 = 90, 5×5 = 25, यानी कि 25 आ गया। 25 मीटर पर सेकंड चल रहा है गाड़ी और 12 सेकंड में पूरा पुल पार कर रहा है, मतलब 25 × 12 कर लें, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आंसर क्या होगा? 300। तो 300 मीटर में याद रखिएगा कुछ लंबाई ट्रेन की होगी और कुछ लंबाई पुल की होगी। तो पुल की लंबाई दे रहा है 100 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? 300 में से 100 घटा लेंगे तो आंसर क्या होगी? 200 मीटर होगा क्या? ट्रेन की लंबाई। तो ऑप्शन में क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में 200 होगी। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम?
नेक्स्ट कह रहा है आपका कि 6900 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B का भाग। देखिए आपको कह रहा है A/B, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। A/B जो है वो वैल्यू दे रहा है 3 और 4, और B/C दे रहा है 5 और 6। तो देखिए अब आपको पता होगा कि B और B सेम होना चाहिए, तो यहाँ B और B सेम करेंगे तो 5 चौके 20, 4 पचे 20, यानी ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A का वैल्यू 15, ये 20, इसको 4 से करेंगे तो ये 20 और ये 24। अब आपको A, B और C लेना है, इस B को दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 59 आ जाएगा। अब देखिए 59 इज इक्वल टू दे रहा है आपका 6900। मेरी बात समझे, AB का रेशियो अलग है, BC का रेशियो अलग है। हमने ABC निकाला तो A 15, B 20 और C 24 आ गया। तीनों को जोड़कर 6900 रुपया था, तो 59 इज इक्वल टू 5900। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, B का भाग कितना है, तो B हम लोग को पता है 20 है, तो 20 यानी कि क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 59 इज इक्वल टू 6900, तो 20 इज इक्वल टू 2000, 2000 का वैल्यू 2000 के बराबर होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की परिधि। तो वृत्त की त्रिज्या का मतलब आप सिंपल समझ लीजिए, ये सर्कल का क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। और वर्ग की परिधि का मतलब परिमाप के बारे में बात कर रहा है। इसको अगर 4r मान ले तो ये देखिए आपका r हो गया। अब कह रहा है कि दोनों में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो तो सीधा सीधा r² हो जाएगा, और सर्कल का क्षेत्रफल के लिए πr² यानी कि 4r का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 16r² इंटू पाई, तो देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा है सर्कल। आंसर पूछ रहा है कि दोनों में से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो आंसर है किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। मेरी बात आप समझे, आपको रेडियस को 4r कंसीडर करना है, अब परिधि को 4r में कन्वर्ट करेंगे तो जो स्क्वायर का साइड होगा वो r आ जाएगा। इसके हिसाब से सर्कल का एरिया अधिक होगा, आंसर क्या होगा, C होगा। नेक्स्ट है, किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल 6। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे, 8 से भाग दिए तो शेषफल 6 आया, 10 से भाग दिए तो शेषफल 8 आया, 12 से भाग दिए तो शेषफल 10 आया, और 24 से भाग देंगे तो शेषफल 22 आ रहा है, 36 से भाग देने पर शेषफल 34 आ रहा है। देख रहे हैं क्वेश्चन में कह रहा है आपको अलग अलग, इस क्वेश्चन को अलग से भी दे सकता था, आपको मिक्स करके दे दिया ताकि आप कंफ्यूज कर जाए। जब भी आपके पास अलग अलग शेषफल आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ आपको क्या करना है, डिवाइजर से देखना है कितना कम है, -2, 2 कम है सब। 8 से भाग किया 6 आया, 10 से 8 आया, 12 से 10 आया, 24 से 22 आया, 36 से 34 आया। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका एलसीएम लेना है और 2 सब्सट्रैक्ट कर लेना है। अच्छा एलसीएम किसका किसका लेना है, 8 का लेना है, फिर किसका लेना है, 10 का लेना है, फिर किसका लेना है, 12 का लेना है, फिर किसका लेना है, 24 का लेना है, और फिर किसका लेना है, 36 का लेना है। मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ पिता है वहाँ बेटे का कोई काम नहीं। 36 है तो याद रखिए 12 का कोई काम नहीं, 24 भी था तो 12 का कोई काम नहीं था, फिर 24 है तो 8 का कोई काम नहीं, यानी आपको निकालना है इन दोनों का एलसीएम। अब अगर 24 और 36 की बात कर लें तो 24 और 36 से अगर हम लोग 12 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है 2 और 3, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 2 जो है वो इसमें पहले से, तो हमारे पास बच गया 5, यानी जो एलसीएम है वो है हमारे पास 12 गुना 5 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 12 गुना 5 गुना 2 गुना 3, तो आंसर क्या होगा, 12 पचे 60 और 60 छके 36, 360। एलसीएम 360 है और हम लोग को 2 और घटाना है, तो आंसर क्या होगा, 358 आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 358 होगा। साथ साथ बनाइएगा, मजा आ जाएगा, आपको स्पीड समझ में आएगा क्या स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 गेंदों का जो औसत वेट है वो 5 ग्राम है, तो टोटल अगर हम बात कर लें तो 250 ग्राम हो जाएगा। और फिर कह रहा है थैला को मिला देने पे 0.5 ग्राम बढ़ जाता है। अच्छा 0.5 ग्राम बढ़ा किसकी वजह से, थैला की वजह से। और कितने लोगों का बढ़ा, 50 गेंदों का बढ़ा है। यहाँ पर थैला गेंद नहीं है जो हम 51 कर लेंगे, थैला अलग चीज़ है। तो 50 का अगर 0.5 बढ़ा तो 50 गुना 0.5 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 50 को आधा कर लीजिए, 0.5 का आधा, तो आ गया 25 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है थैले का वेट क्या होगा, तो याद रखिएगा थैले का वेट होगा 25 ग्राम, कितना, 25 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 खिलाड़ियों का औसत आयु 25 वर्ष है, 12 का 25 है, और कह रहा है उसमें एक कप्तान आ गया, मतलब कप्तान भी एक खिलाड़ी है, एक आया। अब कह रहा है कि 13 का जो एवरेज है वो बढ़कर 26 हो गया, यानी 25 + 1। मैं हमेशा समझाता हूँ कि अगर आने वाला पहले वाले के बराबर होता, यानी कि अगर आने वाला 25 ही लाता तो एवरेज में कोई चेंजेस नहीं होता। फिर हम देख रहे हैं कि 13 लोगों का एक एक साल बढ़ गया, मतलब 13 ज़्यादा ले आया होगा, तो टोटल कितना लाया, 25 + 13 करेंगे तो 38 होगा, कितना होगा, 38 होगा। तो आंसर क्या होगा, 38 आंसर होगा, यानी कि कप्तान की आयु क्या होगी, 38 साल होगी। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग मूल संख्या से 9 कम है ना। तो देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे तो अगर मान के चलते हैं रेंडमली कोई भी डेटा उठाएंगे तो नहीं बन पाएगा। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है संख्या 2 अंकों की संख्या क्या होगा, 10x + y, ठीक है। और क्या कह रहा है, जो मूल संख्या से 9 कम है, यानी -9 इज इक्वल टू क्या है आपके पास, x + y है। देखिए y और y कैंसिल हो गया, इसको इधर लेकर चले आइए, 9 को इधर लेकर चले आइए, तो अब आपके पास हो जाएगा 9x = 9, x इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, x इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब इसी x को अगर हम लोग सोचें कि पहला एक संख्या 1 हो गया, अगला संख्या क्या होगा, अगला संख्या 2 होगा, क्या होगा, 2, यानी कि 12 वो नंबर है जिसके अंकों का योग यानी कि 3 जो है वो इस संख्या से 9 कम है। कितना कम है, 9 कम है। तो आपसे पूछ रहा है 12 का इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक हम लोग देख रहे हैं 12 का क्या है, 2 है, 12 का इकाई अंक क्या है, 2 है। मेरी बात समझे, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 जो है वो 3 वर्षों में 3900 हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये और इसमें कितना % का ग्रो हुआ है। तो ग्रो हुआ है देखिए 993 का, 993 × 100 और बटे 3000,
तभी पता चलेगा टोटल परसेंटेज कितना, 0000 खत्म। 3 से इसको काट रहे हैं तो हमारे पास 3 3 9 3 3 9 1, और ये 0 जब ऊपर जाएगा तो आएगा 33.1%। और आपको पता है कि इसका 3 साल का नेट परसेंटेज 33.1 है, तो वो है आपका 10% का। 10% का 3 साल का जो नेट जो CI आएगा हमारा, वो क्या आएगा, 33.1% आएगा। क्या आएगा, 33.1% आएगा। चलिए, आई होप सो आपको क्लास बेहतर लगा हो और साथ ही साथ आपने कुछ बेहतर सीखा हो। तो ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।